गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं यूजीसी नेट के पेपर 2 एजुकेशन यूनिट 2 के साथ आप लोगों के पास मौजूद हुआ हूँ। इस क्लास में हम मुख्य रूप से कल तक तो हमने आपको कोठारी आयोग और माध्यमिक मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 को स्पष्ट किया था। आज हम आप लोगों के सामने पुनः राष्ट्रीय शिक्षक आयोग और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन और यशपाल समिति रिपोर्ट और न्यायमूर्ति जस्टिस वर्मा रिपोर्ट, ये 5 बिंदु जो है राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1999, ये 1999 गलत है, एक्चुअली ये 1973 या 1993 या 1995 हो सकती है, परंतु ये नहीं, क्योंकि ये मिसप्रिंट है हमारे सिलेबस का। और उसके बाद हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और 2009, NCF 2005-2009, और तीसरा बिंदु है हमारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग अर्थात नेशनल नॉलेज कमीशन 2007, और चौथा बिंदु है यशपाल समिति रिपोर्ट 2009, और पांचवा बिंदु है जस्टिस वर्मा रिपोर्ट। इस तरह से 5 बिंदुओं के साथ हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि एक साथ बहुत सारे बिंदु क्यों लिया जा रहा है। इसके पीछे यह रीजन है कि अभी अप्रैल लगभग हाफ मंथ समाप्त हो चुका है और हमारे पास अब अप्रैल हाफ मंथ और मई और जून हार्डली, यानी कि 2.5 मंथ लगभग टाइम बाकी है। इस 2.5 मंथ में हमें यूजीसी नेट का टोटल सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें किस स्पीड से जाना होगा। आप प्रॉपरली वे में देखें तो आपको एक सेट रोज बनाना पड़ रहा है। आप एक सेट रोज बना रहे हैं, ऐसा हम आशा करते हैं आप लोगों से। आप एक सेट रोज बनाएं, उसके क्वेश्चन आंसर या डिस्कशन को भी 1 घंटा समय दें। तो इस तरह से 2 घंटा एग्जाम में देने में, सेट बनाने में 1 घंटा, उसके डिस्कशन में 3 घंटा यूं ही चल जाता होगा। और उसके बाद प्रॉपरली 2 घंटा पेपर 1 को और 2 घंटा पेपर 2 को जरूर दें, और 1 घंटा फिर इस दोनों के कंबाइंड स्टडी को। तो टोटली देखा जाए तो 5 घंटा आप स्टडी कीजिए और एक सेट बनाइए, उसका डिस्कशन कीजिए। अगर इतना आप कर रहे हैं तो ही आप JRF क्रैक कर सकते हैं। यह जून 2020 की बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। हम झूठी आशाएं आप लोगों को नहीं दे सकते हैं। अगर आप सभी ऐसा कर रहे हैं तो ही ऐसा हो सकता है। और इसके लिए आप लोगों को कम से कम यह तय करना होगा कि हमारे यूनिट को कितने समय में कब समाप्त करना है। अगर आप लोगों ने नहीं तय किया है तो कम से कम हमारे द्वारा तय किए गए हुए टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप लोग चलते हैं तो निश्चित रूप से आपका यह सिलेबस जो है वो जून तक में समाप्त हो जाएगी, और हार्डली एग्जाम जो है वो जुलाई में ही होगी, चाहे वो लास्ट में हो या शुरू में हो, जब भी हो, बट जुलाई में ही होगी लगभग। तो हम जून तक में इन सिलेबस को समाप्त करना चाहते हैं। आपका हमको साथ भी चाहिए, और आप भी इसी तत्परता के साथ आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको ये क्लास भी, डिस्कशन भी और PDF नोट्स भी अवेलेबल होता रहे, और उस पर आप सेल्फ स्टडी को और ज़्यादा डेवलप करें और ज़्यादा पढ़ें। ये पेपर 1 में 50 क्वेश्चन और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होता है। किन्हीं का पेपर 1 अच्छा मार्क्स लाता है, किन्हीं का पेपर 2 अच्छा मार्क्स लाता है। तो जिनका 2 में कमजोरी फील हो रहा है, कम मार्क्स आ रहा है, वो 2 के प्रति ज़्यादा लेबोरियस हो जाए, और जिसके 1 में अगर कम मार्क्स आ रहा है तो 1 के प्रति ज़्यादा लेबोरियस हो जाए। परंतु कंबाइंड रूप से देखा जाए तो 2 घंटा पेपर 1, 2 घंटा पेपर 2, दोनों इम्पोर्टेंस है दोस्तों, दोनों इम्पोर्टेंस है। दोनों की इम्पोर्टेंस, दोनों मिलकर ही हमारा रिजल्ट तैयार होता है। और ज़्यादा मेहनत अगर आप पेपर 1 पे करते हैं तो वहाँ ज़्यादा मार्क्स लाने की क्षमता है उसमें आप प्रॉपरली 80 मार्क्स भी ला सकते हैं। और इधर आप जितना लाए, आप देखें, अगर 75-80 मार्क्स अगर आपको वहाँ से मिल रहा है पेपर 1 से, तो आपको फिर इधर कम मार्क्स भी आती है तो रिजल्ट होता है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि इधर कम ही है, बट इधर भी अगर आपका 100 आ जाता है, उधर भी आपका अगर 80 आ जाता है, तो आपको JRF क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरह से आप कोशिश करिए कि दोनों पेपर को समान रूप से लीजिए, दोनों के इम्पोर्टेंस को समान रूप से लीजिए, चाहे आपका पेपर जो भी हो, या हम
कह नहीं रहे कि एजुकेशन ही कोई भी हो, आपको दोनों को लेना होगा और दोनों को करना होगा। और कम से कम हमारे साथ चलिए, हम एक साथ अगर बोर्ड पे बहुत सारा पॉइंट दे रहे हैं या आपको पीडीएफ दे रहे हैं तो उसे आप ज़्यादा बर्डन मत लीजिएगा, उसके प्रति आप ज़्यादा कॉन्शियस होइए और ज़्यादा इसको समझिए। चलिए अब हम आते हैं बिंदु पे। और दोस्तों अगर हमारे पसंद आ रहा है आप लोगों को तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर से और सारे दोस्तों को भी समय से सिलेबस समाप्त हो जाए, उसे डिस्कशन प्राप्त हो जाए, पीडीएफ प्राप्त हो जाए। आजकल देख रहे हैं कि सभी पीडीएफ पे, नोट्स पे बहुत सारे अमाउंट डाल दिए हैं, या मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर की हमें ये दीजिए और इससे यहाँ पीडीएफ नोट्स लीजिए। परंतु ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ आप फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं चैप्टर वाइज, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और अपना नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स, उस नोट्स का भी शॉर्ट नोट्स बनाइए और पढ़िए। हम शॉर्ट से शॉर्ट इसलिए पीडीएफ भी दे रहे हैं ताकि आप लोगों को और कम पढ़ना पड़े और कम पढ़ के भी आप अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त कर सके और उसे समझ सके। और अगर कभी हम शॉर्ट नोट्स देते हैं तो उसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास शॉर्ट है, इसका विस्तार रूप 5-5, 10-10 पेज है हमारे पास, लेकिन शॉर्ट्स हम इसलिए देते हैं क्योंकि समय कम है और इसी समय में आपको यह पूरी तैयारी करनी है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। आप लोग भी उसका भी शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि उसमें भी जो बातें आपको पता है उसे आप मत याद करिए, जो लगता है कि हम मिस कर सकते हैं उसे आप याद करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से अब हम चलते हैं बिंदु पे दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1999 है, ये 1999 नहीं होंगे बल्कि 1973 हो सकता है और 93 हो सकता है, 95 हो सकता है। क्यों? इसे हम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन या नेशनल कमीशन ऑफ टीचर भी कह सकते हैं। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना 1973 में ही हुई थी और इसे हम पूर्व के क्लास में जो हमने नेप पढ़ाया था, जिसमें हमने NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पढ़ाया था 1986 और 1992, आप देख सकते हैं पीछे क्लास को, पीछे पीडीएफ या क्लास को जाते हैं तो वहां पे हमने ये बताया था कि 1973 में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की स्थापना हुई और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की पुनः 1993 में इसे क्या हुआ था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के तहत, आप इसे ठीक से समझिए, राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 जो आई थी, यह 1992-1986 का डेवलप बुक था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद जो 1992 आई थी, उस 92 में ही क्या हुआ था कि एनसीटीई को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। आप देखे होंगे तो हमने बतलाया था कल के वीडियो में, तो 1992 में ही एनसीटीई को राष्ट्रीय संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, इसलिए हम इसको एनसीटीई 1993 कह सकते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, इसलिए इसे एनसीटीई 1973 कह सकते हैं। जो एनईपी 1986 और 1992 के अकॉर्डिंग है, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया है। तो आपने 1973 समझ गया, 1993 समझ गया। अब आइए 1995 की बात, कि इसको हमने 1995 नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन 1995 क्यों लिखा है, क्योंकि 1995 में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, यह फिर से तैयार किया गया था, फिर से इस संगठन की स्थापना की गई थी, जिसमें कुल 52 मेंबरशिप हैं और 4 रीजनल सेंटर है और एक हमारा हेड ऑफिस है। जो हेड ऑफिस है वो हमारा दिल्ली में है और 4 जो रीजनल सेंटर है, आप जानते होंगे कि एनसीटी जो बीएड एमएड आप लोग करके यहाँ आए हैं तो बहुत निश्चित रूप से जानते होंगे कि हमारा 4 जो रीजनल सेंटर है, जो भुवनेश्वर में है, भोपाल में है, बंगलौर में है, और भुवनेश्वर, भोपाल, बंगलौर और एक दिल्ली हेडक्वार्टर हो गया और एक क्षेत्र है हमारा। तो वहाँ इस तरह से हमारा 4 रीजनल सेंटर है और एक हेड ऑफिस है और 52 इसके मेंबरशिप और 4 इसके और भी अस्थायी मेंबर होते हैं जो 4 ईयर के लिए होते हैं। तो इस तरह से 1995 में रिकंस्ट्रक्ट हुआ था नेशनल कमीशन ऑफ टीचर का या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का, इसलिए ये सारे डेटों को आपको याद रखना है, निश्चित रूप से याद रखना है। अब आ जाइए कि राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1973, 1993 और 1995 की क्या देन है। तो इसका मुख्य रूप से है कि शिक्षा संबंधित जितने भी संस्थान हैं, आज हमारे यहाँ जितने भी आप देखते होंगे डाइट क्लासेस है, डाइट कॉलेज है,
या BTEC कॉलेज है, तो ये सारे शिक्षक संस्थान जो कॉलेज है, संस्थान है, इनकी मान्यताएं, या बीएड कॉलेज आप देखें उनके बहुत सारे बीएड कॉलेज है, तो इसे मान्यता देना या इसकी मान्यता को समाप्त करना, यह कार्य है हमारा NCTE को। NCTE ऐसी शिक्षक शिक्षा संबंधित संस्थानों को मान्यताएं देती भी है और मान्यताएं रद्द भी करती है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, क्षेत्रीय संस्था और संस्थान पर इनका नियंत्रण और प्रबंधन होता है। अगर केंद्र सरकार शिक्षा से संबंधित कोई काम को अगर देती है, या राज्य सरकार देती है, या क्षेत्रीय संस्थान इसे करने के लिए तत्पर होती है, या इस तरह की कोई भी बात होती है जिसका नियंत्रण, इसका प्रबंधन NCTE के हाथ में ही होता है। अर्थात NCTE ऐसे स्तर के संस्थानों का नियंत्रण और प्रबंधन भी करती है। जो इसका कार्य है उसको आप समझ लीजिए। मुख्य रूप से यह पाठ्यक्रम को तैयार करती है, यह जो NCTE है यह हमारे सिलेबस को तैयार करती है, हमें एडवाइस भी देती है ऐसे संस्थानों को, इसका कोऑर्डिनेशन भी करती है, और एक मॉडल करिकुलम या मॉडल सिलेबस का तैयार भी कर चुका है, जिसे हम NCF, यानी कि NCF को आप समझते होंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आप यहाँ समझ सकते हैं NCF को, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF। तो NCF का निर्माण भी NCTE ने ही किया है। अर्थात NCTE हमें सिलेबस का निर्माण करती है, NCTE ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को एडवाइस देती है, कोऑर्डिनेशन करती है और मॉडल सिलेबस को तैयार करती है। इस तरह से NCF की संरचना भी करती है। साथ ही NCTE का मुख्य योगदान यहाँ भी है कि जितने भी एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे TET हो गया और STET हो गया, स्टेट लेवल का जो सेकेंडरी स्कूल के लिए होता है, और CTET हो गया या नेट हो गया, या ऑल ओवर एग्जाम, जितने भी एग्जाम पे पैटर्न है, सिलेबस है, करिकुलम है, ये सबको NCTE ही प्रिपेयर करती है, तैयार करती है। साथ ही समयावधि, कितने समयावधि में कौन सी एग्जाम होना चाहिए, कितने समयावधि का एग्जाम होना चाहिए, और अनुसंधान, क्या रिसर्च का क्या पॉइंट है, रिसर्च कैसा है, सही है या कॉपीराइट है, etc। और इम्प्लीमेंट भी, जो अगर कहीं से कुछ प्राप्त हुआ है, चाहे वो विदेश से प्राप्त हो कि देश से प्राप्त हो, तो उसका इम्प्लीमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो रही है या नहीं हो रही है। साथ ही हमारी संरचना, एजुकेशन सिस्टम कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं, इसकी संरचना है या नहीं, और इवोल्यूशन इसका कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। अर्थात टाइम टेबल एंड रिसर्च एंड इम्प्लीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड इवोल्यूशन, समयावधि, अनुसंधान, उपयोगिता, संरचना और मूल्यांकन, इन सारी क्रियाविधि को देखने का काम NCTE का ही है। ये NCTE बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिएगा। इससे बहुत सारा प्रश्न UGC ने पूछता है और पूछेगा भी। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, आप यूनिट 4 में भी इसको पढ़िएगा, आप यूनिट 4 में भी इसको पढ़िएगा। तो स्पेशली आप अगर यही पढ़ लेते हैं तो जरूरी नहीं कि यूनिट 4 में हम इसे बताएं। अगर आपको यहाँ समझ में आ जाता, हो सकता है यूनिट 4 में हम यह कह दें कि यूनिट 4 के इस वीडियो को देखने के लिए आप यूनिट 2 के वीडियो को देखें, तो आप क्यों ना यही कंप्लीट कर लें। अर्थात और दूसरी बात है कि आप हायर एजुकेशन जो यूनिट 10 में आता है, वहाँ भी इन सभी चीज़ों से संबंधित बहुत सारी बातें अध्ययन करना है हमें, तो हो सकता है वहाँ भी हम इन सभी चीज़ों को नहीं बदलाएं और हम यह कहें कि यूनिट 2 में जो है उसे देख लीजिए। तो आप इस यूनिट 2 को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिएगा। ये यूनिट 4 के पैरेलल भी है, यूनिट 10 के पैरेलल भी है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। ये पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंस है, इसको हम पेपर 1 भी बोल सकते हैं। पेपर 1 के ही यूनिट 10 में ये इम्पोर्टेंट है, खैर आप इसे समझिएगा। तो इस तरह से NCTE का इतना वर्क होता है, NCTE की स्थापना है, NCTE का ये रिकंस्ट्रक्शन है और ये फ्रेमवर्क और वर्क उनका यही है। अब हम दूसरा बिंदु प्रारंभ करते हैं दोस्तों। दूसरा बिंदु है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसी को हम लोग NCF बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। राष्ट्र स्तर पर, देश स्तर पर जो हमारी पाठ्यचर्या है, सिलेबस है, करिकुलम है, इसका बनाना, इसको तैयार करना, इसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी बातें जो है वो NCF के अंडरटेकिंग में ही रहता है। अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को तैयार करना, ये 2005 और 2009 में हुआ था। तो 2005 में क्या हुआ, तो पहले हम इसको देखते हैं। तो NCF 2005 में क्या है,
कि यूज ऑफ प्री सर्विस एजुकेशन फॉर फ्यूचर, अर्थात हमें जो 2005 के एनसीएफ में क्या दिया गया है कि हमें जो शिक्षा मिलता है नौकरी करने से पहले, जो हमारा रेगुलर मोड में जो एजुकेशन मिलता है, वह एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो इन सर्विस में जाकर भी उस एजुकेशन की उपयोगिता हमें हो। यही बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का सिर्फ और सिर्फ एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखना है। वह इम्पोर्टेंट यह है कि जो भी हमें प्री सर्विस एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, उस प्री सर्विस एजुकेशन को हम इन सर्विस एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे या कैसे करेंगे, कैसे उपयोग में लाएंगे, इसको समझने के लिए इन्होंने 2005 में जोड़ दिया था। और यह कहा था कि जितने भी पाठ्यचर्या में प्री सर्विस क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटीज या क्लासेस या पाठ्यक्रम करिकुलम इत्यादि है, उसका इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया जाए, इस तरह से तैयार किया जाए उसे, ताकि वो इन सर्विस में यूजफुल हो। यही सबसे मुख्य उद्देश्य है 2005 का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का सबसे मूल उद्देश्य यही है। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, शायद मेरे हिसाब से यही बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस लेके समझिएगा। अब आ जाइए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 की बात करते हैं। यह 2009 की बात करता है। 2009 में NCFTE मतलब नेशनल काउंसिल फॉर फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन, ये जो NCFTE का गठन किया गया था, यह 2009 के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने शॉर्टली यहाँ लिख दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 के अकॉर्डिंग NCFTE का गठन किया गया था। नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन का गठन किया गया एवं इस काउंसिल के साथ साथ और भी जैसे RTE राइट टू एजुकेशन, NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल एंड NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो ये जो आप देख रहे हैं RTE, NAAC, NCT और डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड NCFTE, ये 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में। ओनली 5 पॉइंट राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 के अकॉर्डिंग आपको 5 बिंदु याद रखना है कि नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन, राइट्स टू एजुकेशन, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत जितने भी हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं उसका विकास करना, शिक्षण का जो स्तर है, शिक्षण का जो पाठ्यक्रम है, शिक्षण का जो करिकुलम है, शिक्षण का जितने भी संस्थान है उसको डेवलप करना, ये हमारा 2009 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का थीम या उद्देश्य रहा। डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ हम इसे पूर्व भी पढ़ चुके हैं कि NCT की जो उपयोगिता है कि जितने भी टेट, एस्टेट, सीटेट या नेट की एग्जाम होता है उसका एग्जाम पैटर्न, पेपर इत्यादि सभी तैयार करने का NCT को होता है। तो ये सारे कामों में जो अच्छी गुणवत्ता को लाना है, ये टेट, सेट और सीटेट या नेट की एग्जाम में, ये भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 के अकॉर्डिंग हुआ है। अतः आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में ओनली एक पॉइंट याद रखना है कि यह प्री सर्विस के एजुकेशन को इन सर्विस एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया था, न सिर्फ वन एंड लास्ट। एंड राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का ये 5 बिंदु आप याद रखें। इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1973, 93 और 95 हमने समझा दिया है और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और 2009 को हमने समझा दिया है। अब आ जाइए हमारा तीसरा बिंदु है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007, नेशनल नॉलेज कमीशन 2007। तो इसकी उपयोगिता क्या है हमारे यहाँ? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है यह मुख्य रूप से हम जब 21वीं सदी में पहुंच गए थे तो 21वीं सदी की आवश्यकता अनुसार शिक्षा को प्रोवाइड कराने की बात की है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 का मुख्य उद्देश्य था कि 21वीं सदी में जो भी हमें शिक्षा चाहिए, जैसी भी शिक्षा चाहिए, इस शिक्षा को प्रोवाइड कराने की बात की गई है। एवं ई लर्निंग सुविधा, मतलब आज जो हम लोग मोबाइल के द्वारा, ऐप्स के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा
ये जो हम लोग एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, ये जो हम लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो इसकी सुविधा और विस्तार या ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 के द्वारा ही विस्तारित किया गया है। तीसरा बिंदु है जो सेन पित्रोदा जो अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष सेन पित्रोदा जी हैं, तो इनके द्वारा वर्तमान शिक्षा में जो रिसर्च था उसको बहुत ज्यादा डेवलप किया गया, उसको इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी। तो ये 3 ही बिंदु हमको याद रखना है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007, नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 के अकॉर्डिंग हमको ओनली 3 पॉइंट्स याद रखना है। नंबर 1, 21वीं सदी की आवश्यकता अनुसार शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित एवं संयमित करना और ई लर्निंग सुविधा ब्रॉडकास्टिंग की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराना, और सेन पित्रोदा जो इनके अध्यक्ष हैं उनके द्वारा वर्तमान शिक्षा के रिसर्च को डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट करने की बात। ये इस तरह से ये 3 बिंदु हमें इसमें याद रखना है। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो रहा है। अब हम चौथे बिंदु की ओर चलते हैं। चौथा बिंदु है हमारा यशपाल समिति रिपोर्ट 2009। इसके बारे में भी आप समझ लीजिए क्योंकि इससे यह भी हमारे सिलेबस में है और इससे प्रश्न भी आ चुका है। तो यशपाल समिति रिपोर्ट 2009 के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, देखिए इसमें बच्चों से अतिरिक्त जिम्मेदारी को समाप्त करने की बात की गई है। आप देखते होंगे कि वर्तमान समय में जितने भी एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूशन हैं उसमें बच्चे बहुत बड़े बड़े बैग लेकर अपने सारे पेपर बुक्स वगैरह को लेके जाते हैं। तो यशपाल समिति रिपोर्ट का कहना था कि बच्चे जो घर से पुस्तक लेकर जाते हैं, इतने बुक्स लेकर जाते हैं बैग में ढोकर, तो बच्चे का ये समय नहीं है कि वो बुक लेकर जाए ढोकर जाए। इसके लिए स्कूल को प्रोवाइड कराना चाहिए बुक। हर स्कूल में बुक ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। ये रिसोर्स ऑफ द स्कूल जो हो वही बुक होगा, वही जितने भी बुक हैं वो स्कूल का रिसोर्स होना चाहिए, ना कि बच्चे इस बैग को ढोकर लेके जाएंगे। ये सबसे बड़ा इम्प्लीमेंट था, लेकिन किया तो नहीं गया है उस तरह से, परंतु यशपाल समिति रिपोर्ट का ये सबसे बड़ा कहना कथन था कि बच्चों से अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है उसको आप समाप्त करिए, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे बहुत कम पढ़ के भी थकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए आए हैं और उसे आप इतना कैरी बैग को ढूंढवा रहे हैं तो उसकी क्या उपयोगिता या क्षमता रहेगी। दूसरा बिंदु है कि गृह कार्य के अतिरिक्त रूप बच्चों को आजकल देखते हैं कि एक चैप्टर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो पीछे में कुछ क्वेश्चन रहता है, अधिकांश शिक्षक वही कहते हैं कि यही क्वेश्चन बना के लाना, लेकिन यह बात सही नहीं है, क्योंकि वह जो क्वेश्चन है वो चैप्टर के अकॉर्डिंग है। परंतु अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं तो आप जो पढ़ाइएगा उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन दीजिएगा, क्योंकि आपके पढ़ाई के हिसाब से और बच्चे के लेवल के हिसाब से आपको क्वेश्चन देना होगा, ना कि बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन है वही आप दे दीजिए। इस तरह से यशपाल समिति का कहना था कि बच्चों को जो गृह कार्य दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, वह होमवर्क बच्चों की क्षमता के अनुसार एवं शिक्षक के द्वारा बताए गए पाठ्यचर्या के अनुसार देनी चाहिए, ताकि बच्चे का उस लेवल से डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि बच्चे के बुक में जो क्वेश्चन है वो जरूरी नहीं है कि वो उसके लेवल का क्वेश्चन हो। और गृह कार्य से संबंधित एक बात और यशपाल समिति का कहना था जिसे हमने यहाँ नहीं लिखा है, वो ये था कि प्राइमरी लेवल का, प्री प्राइमरी या प्राइमरी लेवल के तो बच्चों को टास्क दिया ही नहीं जाना चाहिए, होमवर्क नहीं देना चाहिए, ऐसा उनका रिपोर्ट था। वो इसलिए क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कराने की जरूरत है। होमवर्क से वो क्या करते हैं कि वो एक जरूरत समझते हैं, बस इतना पढ़े और इतना को काम कर लिए और खत्म, हमारी कहानी खत्म, हमारा वर्क खत्म, वो ये समझते हैं। क्योंकि बच्चे का ये थॉट नहीं होता है कि हमें सीखने के लिए दिया है, बल्कि बच्चे ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ करने के लिए दिया है। तो उसे अधिकांश कराने की बात है, अर्थात उसे ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाने की बात का यशपाल समिति ने कहा था, ना कि उसे होमवर्क देने की बात कही थी। तो इस तरह से उन्होंने यशपाल समिति ने बच्चों के इम्प्लीमेंट और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कथन बतलाए हैं। तीसरा बिंदु है कि शिक्षक छात्र का अनुपात जो होना चाहिए वो 1:30 होना चाहिए, अर्थात एक शिक्षक बहुत से बहुत 30 बच्चे को पढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा बच्चे को उसे पढ़ाने की क्षमता नहीं है। तो इस तरह से शिक्षक और छात्र के अनुपात को 1:30 रखा गया है। तो यशपाल समिति की रिपोर्ट 2009 के अकॉर्डिंग 3 बिंदु और एक बिंदु है, हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो भी उच्चतर शिक्षा है उसका विकास होना चाहिए
और उस विकास के अनुरूप हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था को लागू भी की जानी चाहिए। अतः ये 4 बिंदु आपको याद रखना है यशपाल समिति रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि बच्चों को अतिरिक्त जिम्मेदारी जो है बैक वर्क का वो हटाना चाहिए, होमवर्क देना चाहिए अपने सिलेबस के अपने चैप्टर से कुछ डिफरेंट टाइप का भी, और बच्चे को सबसे छोटे बच्चे को प्री प्राइमरी बच्चे को होमवर्क नहीं देना चाहिए। और तीसरा है कि शिक्षक छात्र के बीच का अनुपात 1:30 होना चाहिए और हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इस तरह से हमने चौथा बिंदु भी कवर कर दिया है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का, वो है न्यायमूर्ति वर्मा रिपोर्ट अर्थात जस्टिस वर्मा रिपोर्ट। ये जस्टिस वर्मा रिपोर्ट के बारे में भी हमारे सिलेबस में है, इसके बारे में भी हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस 2-3 बिंदु पढ़ना है। सबसे फर्स्ट है कि अच्छे शिक्षण संस्थान व शिक्षक की नियुक्ति। हमारे यहाँ जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो उसकी टोटल जो बेस है, जो रिक्वायरमेंट है कि ये सभी चीजें होनी चाहिए तभी वो शिक्षण संस्थान होगी, तो ये होनी चाहिए। और दूसरा, उस शिक्षण संस्थान में जो शिक्षक की नियुक्ति की जाती है वो एक बेस्ट टीचर होना चाहिए ताकि वो अच्छे से शिक्षण पद्धति को चला सके और शिक्षा को प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह से न्यायमूर्ति जस्टिस वर्मा का कथन था कि अच्छे शिक्षण संस्थान और अच्छे शिक्षक की नियुक्ति हमारा मेन थीम है, मेन कथन है। और एनसीएफ 2009 अभी हमने जिसकी बात की थी, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2009, जिसमें नेशनल काउंसिल फॉर फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन एंड राइट टू एजुकेशन एंड नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड टीईटी, एसटीईटी या नेट एलिजिबिलिटी पैटर्न, इन सभी चीजों को एनसीएफ 2009 के नाम से जान सकते हैं। इन सभी चीजों के इम्प्लीमेंट और डेवलपमेंट के लिए भी जस्टिस वर्मा ने कहा था। एंड उनका एक और कथन ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो अगर कुछ भी जिम्मेदारी एजुकेशन के रिलेटेड अगर स्टेट गवर्नमेंट को देती है या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है तो इसका डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट समान रूप से होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी को ले और निभाए नहीं। तो ये इस बातों पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। और लास्ट बिंदु है इस जस्टिस वर्मा रिपोर्ट का कि टीआईएस अर्थात टीचर एजुकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम ये स्टेबल होना चाहिए ताकि जितने भी यूजीसी ये वो जितने भी एआईसीटी या एनसीटी जितने भी संस्थान हैं इसको समाप्त करके एक तरह से एक टीआईएस तैयार किया जाना चाहिए जहां पर टीचर एजुकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत जितनी भी संस्थाएं जितने भी क्षेत्र हैं उसकी अच्छे से विकास और अच्छे से उसका हमारे समाज में उपयोगिता को लाना चाहिए। इस तरह से हमारा न्यायमूर्ति वर्मा रिपोर्ट भी समाप्त होता है। अतः हम इस क्लास में आपको राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1973, 93, 95, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, 2009, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007 और यशपाल समिति रिपोर्ट 2009 और न्यायमूर्ति जस्टिस वर्मा रिपोर्ट को स्पष्ट किया है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इसे आप और स्टडी कीजिए। इसका जो पीडीएफ दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे आप तैयार कीजिए, उसको फिर से अध्ययन कीजिए और इससे संबंधित प्रश्न ही आपको यूजीसी नेट में आने की संभावना है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोगों को और भी जितने भी सोर्स से स्टडी करना है आप करिए, लेकिन इस सोर्स को भी आप अध्ययन मुख्य रूप से लीजिए ताकि आपका इस बार जेआरएफ कंप्लीट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।